हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। पिछली बार हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, तो वापस वहीं से शुरू करते हैं। तो फोर्थ फीचर्स जो हमारा है वो है फंडामेंटल राइट्स। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट हैज़ ऑफन बीन रिफर्ड टू एज द कंसियंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंसियंस यानी हमारी जो आत्मा, हमारी रूह। मतलब ये जो सेक्शन दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है, आत्मा है, मतलब जान है। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. मतलब पहले जो कॉलोनियल रूल था उसने हमारे जो माइंड में ऐसा सस्पिशन क्रिएट किया है कि नेशनलिस्ट के माइंड में ऐसा सस्पिशन क्रिएट किया है कि वो इंश्योर करना चाहते हैं कि अगर हम लिखित रिटर्न राइट्स करें, मतलब राइट्स हमारे जो है वो रिटर्न में रखें, तो कोई भी स्टेट या कोई भी जो अथॉरिटी में है वो इसका मिसयूज़ नहीं कर सकते। तो अगर वो रिटर्न में हुआ तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। Fundamental rights therefore protect citizen against the arbitrary and the absolute exercise of power by the state। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है जो अभी अभी हमने पिछले पार्ट में पढ़े, वो हमें सिटीज़न को प्रोटेक्ट करते हैं किससे? तो स्टेट के जो अथॉरिटी है उससे। द कॉन्स्टिट्यूशन thus guarantees the right of individual against the state as well as against the individual। एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से प्रोटेक्ट करते हैं या फिर वो स्टेट से प्रोटेक्ट करते हैं। Moreover, the various minority community also express the need for the constitution to include right that would protect their group। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है, जैसे कि हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ी कम है हिंदूज से, तो वो भी अपनी जो नीड है वो एक्सप्रेस करती है। संविधान उसे भी प्रोटेक्ट करता है, उसे भी राइट देता है कि वो जो अपना ग्रुप है वो प्रोटेक्ट कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजोरिटी। तो संविधान ये अधिकार देता है माइनॉरिटीज़ को कि वो मेजोरिटी के अगेंस्ट जा सके। एज डॉक्टर आम्बेडकर हैज सेड अबाउट दिस फंडामेंटल राइट्स, देयर ऑब्जेक्ट इज़ टू फोल्ड। तो दो ऑब्जेक्टिव हमारे डी आर आम्बेडकर है, उन्होंने बताया है, डॉक्टर आम्बेडकर, भीमराव आम्बेडकर। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोस राइट। कि कोई भी नागरिक अपना क्लेम कर सकता है उस राइट्स पे, उस अधिकार पे। और दूसरा जो है वो, दिस राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉस। मतलब ये जो अधिकार है वो दोनों के लिए है, जनता के लिए भी है और उनके लिए भी है जो अथॉरिटी में है। In addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principle of State Policy। तो फंडामेंटल राइट्स तो है ही, लेकिन हमारे संविधान में और दूसरा क्या है, एक सेक्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दिस सेक्शन वॉज डिजाइंड बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू एंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, इसमें इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि हमारी जो पुअर्टी है, देश की जो गरीबी है, वो मिटाई जा सके। एंड टू सर्व एज अ गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडिया स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसी दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस। क्या हो गया? तो हमारा फीचर्स है वो है सेक्युलरिज्म। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion। We will read more about this in the following chapter। तो सेक्युलर स्टेट क्या है? सेक्युलरिज्म यानी क्या? एक ऐसा स्टेट जो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट ना करता हो। जैसे कि गुजरात में ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग ही रह सकते, मुस्लिम भी रह सकते, क्रिश्चियन भी रह सकते। ऐसा किसी भी स्टेट नहीं है जहाँ पे एक रिलीजन को प्रमोट किया जा सके कि हिंदू तो हिंदू ही रहेंगे या मुस्लिम तो मुस्लिम ही रहेंगे। वो होता है सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यू नाउ अंडरस्टैंड द वेज इन विच अ कंट्री हिस्ट्री ऑफन डिटरमाइन द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट अ कंट्री एडॉप्ट फॉर इट्सेल्फ। मतलब देश का जो संविधान है वो कैसे ध्यान में रख के लिखा जाता है, उसकी हिस्ट्री को देख के कि पहले हमारे देश में क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी प्रॉब्लम हुई है, उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। The Constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, include the representative that we elect to rule us। मतलब दोनों के लिए ये है, एक रिप्रेजेंटेटिव जो जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं और दूसरे देश की जनता।
पहले के टाइम पे जातिवाद को लेके बहुत ज़्यादा भेदभाव हुए, इसलिए उसको ध्यान में रख के ये सेक्युलरिज्म बनाया गया है। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल अफेक्ट द गेम। तो जैसे ही फुटबॉल की गेम हमने देखी है, या कोई भी गेम हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, अगर गेम के रूल्स में थोड़े बहुत चेंजेस हुए तो गेम को भी वो चीज़ अफेक्ट होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स to reflect new concerns of the polity. Often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country, लेकिन बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही सोच लोगों की चेंज होती रहती है वैसे ही बदलाव आते रहते हैं, पॉलिसीज़ में, कॉन्स्टिट्यूशन में फेरफार आता रहता है। वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल। हमने नेपाल के बारे में देखा है पहले पार्ट में, कैसे नेपाल में पहले मोनार्की हुआ करती थी, राजा रानियों का राज था। जैसे ही डेमोक्रेसी आई उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया। द डिफरेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन अबव involve complicated ideas that are often not easy to grasp. Don't worry too much about this for the moment. In the rest of the book as well as in your higher class you will read more about this different feature of the Indian Constitution. मतलब अभी इतनी आगे के जब हम हायर क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो साइड पे हम कुछ फ़ोटोज़ है वो देख लेते हैं, ये एक, ये दूसरी और तीसरी। तो ये जो 3 फोटोज़, द अबोव फोटोज शो वेरियस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो फ़ोटोज़ है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की है, 24 जनवरी 1950 की, जब अपना फाइनल सेशन की कॉपी पे वो साइन कर रहे थे तब की है। तो फ़ोटो में कौन कौन है? तो जो पहले फ़ोटो है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ये रही पहली फ़ोटो हो गई पंडित जवाहरलाल नेहरू की। हमारी ये रही दूसरी फ़ोटो, ये जवाहरलाल नेहरू, और ये अभी जो तीसरी जो लास्ट राइट टू लेफ्ट, एक जो है वो है जयराम दौलत राम, दूसरे है जयराम जो दौलत राम जो है वो फूड मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के हुआ करते थे। दूसरे जो है राजकुमारी अमृत कौर, और उसके बाद तीसरी है जॉन मिथाई, डॉक्टर जॉन मिथाई जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और है सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, एंड बिहाइंड हिम श्री जगजीवन राम, वो है हमारे लेबर मिनिस्टर। यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।